नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्ले की जिसने 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप के सोशल स्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं हेनरिक इब्सन के एक बहुत ही पावरफुल और कंट्रोवर्शियल ड्रामा घोस्ट के बारे में। अगर आप थिएटर या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने हेनरिक इब्सन का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है। लेकिन घोस्ट उनका वो काम है जिसने टाबू सब्जेक्ट्स को स्टेज पर लाने की हिम्मत दिखाई थी। इस प्ले के कंटेक्स्ट को समझने के लिए हमें 1881 में जाना होगा। हेनरिक इब्सन उस वक्त इटली के एक बहुत ही खूबसूरत शहर में रह रहे थे। वहां की धूप और सुकून में बैठकर उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो नॉर्वे की बारिश और अंधेरे में सेट थी। इस प्ले को उन्होंने पिछले हिट प्ले अ डॉल्स हाउस के 2 साल बाद रिलीज किया था। डॉल्स हाउस में हमने देखा था कि एक औरत अपना घर छोड़कर चली जाती है तो क्या होता है, लेकिन घोस्ट में इब्सन ने उसका उल्टा दिखाया है कि क्या होता अगर एक औरत सोसाइटी के प्रेशर में रहकर एक खोखली शादी में रुकी रहती तो। दरअसल घोस्ट को नेचुरलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। नेचुरलिज्म का मतलब होता है कि इंसान की किस्मत उसके हाथ में नहीं बल्कि उसकी हेरिडिटी यानी वंशगत गुण में और उसके एनवायरनमेंट से तय होती है। इब्सन ने दिखाया है कि कैसे एक पिता के गुनाह उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जब ये प्ले पहली बार पब्लिश हुआ था तो एक तूफान सा आ गया था। लोग इतने गुस्से में थे कि कई थिएटर्स ने इसे परफॉर्म करने से मना कर दिया। क्रिटिक्स ने इसे एन ओपन ड्रेन और लिटरेरी कैरियन यानी कि सड़ा हुआ मांस तक कह डाला। इसका कारण ये था कि उस जमाने में सिफिलिस, इंसेस्ट और यूथेनेसिया जैसे टॉपिक्स पर बात करना सोशली पाप माना जाता था। लेकिन हेनरिक इब्सन का मानना था कि जब तक हम अपने गुजरे हुए कल के घोस्ट यानी पुरानी सड़े गले बिलीफ्स और झूठी मॉरालिटी को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम सच में आजाद ही नहीं हो सकते। इब्सन ने इस प्ले में थ्री यूनिटीज का बहुत ही डिसिप्लिन यूज किया है। एक ही कमरा, एक ही दिन की कहानी और एक ही मेन प्लॉट जो इस ड्रामा को क्लिनिकल और रियलिस्टिक बनाता है। तो दोस्तों, ये था घोस्ट का पूरी तरीके से हिस्टोरिकल और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब हम एंटर करते हैं इसकी डीप डाइव समरी में। कहानी शुरू होती है मिस एवलिंग के एस्टेट पर, जो नॉर्वे के एक फ्यॉर्ड के किनारे बसी हुई है। बाहर लगातार बारिश हो रही है, जो इस घर की घुटन और पुराने राजों का सिंबल है। शुरुआत में हम मिलते हैं रिगना एंगस्टैंड से, जो मिस एल्विंग की मेड है। रिगना खुद को एक मामूली नौकरानी नहीं समझती। वो मिस एल्विंग के साथ रहकर थोड़ी सोफिस्टिकेशन सीख गई है और फ्रेंच फ्रेजेस यूज करती है। वहीं उसका सो कॉल्ड बाप जैकोब एंगस्टैंड, जो एक चालाक कारपेंटर है, उसे अपने साथ शहर ले जाना चाहता है ताकि वो उसके नए सेलर्स होम में काम करे। लेकिन रिग्ना उसे धुतकार देती है। यहाँ उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट एक एम्बिशियस लड़की के रूप में दिखता है, जो अपनी सोशल क्लास से ऊपर उठना चाहती है। फिर एंट्री होती है पेस्टर मेंडर्स की। मेंडर्स यहाँ कैप्टन एल्विंग की याद में बने एक ऑर्फनेज यानी अनाथालय के लीगल काम के लिए आया है। मिस एल्विंग ने ऑर्फनेज अपने लेट पति की रेपुटेशन बचाने के लिए बनवाया है। यहाँ पेस्टर मेंडर्स मिस एल्विंग को कन्विंस करता है कि वो इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस ना करवाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो लोगों को लगेगा कि उन्हें डिवाइन प्रोविडेंस यानी भगवान पर भरोसा नहीं है। ये मेंडर्स की हिपोक्रेसी का पहला बड़ा सबूत है। उन्हें सच्चाई से ज्यादा अपनी पब्लिक इमेज की चिंता होती है। इस बीच मिस एल्विंग का बेटा ऑसवर्ल्ड पेरिस से वापस आ जाता है। ऑसवर्ल्ड एक आर्टिस्ट है। वो पेरिस की जॉय ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की खुशी की बातें करता है, जो मेंडर्स के कंजर्वेटिव नजरिए से बिल्कुल अलग है। एक्ट का क्लाइमेक्स तब आता है जब मिस एल्विंग मेंडर्स को सच बताती है कि कैप्टन एल्विंग, जो उनके पति हैं जो मर चुके हैं, कोई महान आदमी नहीं था बल्कि एक भ्रष्ट और कैरेक्टरलेस इंसान था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ जिया है, एक झूठी शादी में बिताई है। तभी अंदर से रिग्ना की चिल्लाने की आवाज आती है, ऑसवर्ल्ड छोड़ो मुझे। मिस एल्विंग डर जाती है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही सालों पहले उनके पति और उनकी पुरानी मेड यूहाना के बीच में हुआ था। वो कहती है घोस्ट वही सब फिर से जिंदा हो रहा है। दूसरे एक्ट में मिस एल्विंग की इंटरनल टर्मोइल दिखाई देती है। वो मेंडर्स को बताती है कि कैसे उन्होंने ऑसवर्ल्ड को 7 साल की उम्र में घर से दूर भेज दिया ताकि वो अपने बाप की बुराइयों से बच सके। लेकिन ट्रेजेडी देखिए, ऑसवर्ल्ड उन्हें बताता है कि वो बीमार है, उसका दिमाग खोखला हो रहा है। ऑसवर्ल्ड को लगता है कि ये उसकी अपनी लापरवाहियों का नतीजा है। लेकिन असलियत ये है कि ये उसकी बीमारी सिफिलिस, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली है, उसका नतीजा है।
मिस एल्विंग को एहसास होता है कि उनकी कावर्डाइज यानी कायरताई की वजह से उन्होंने ये झूठ बरकरार रखा और आज वही झूठ उनके बेटे को अंदर से खा रहा है। ऑसवर्ल्ड को लगता है कि रिग्निया ही उसकी आखिरी उम्मीद है क्योंकि उसमें उसे जॉय ऑफ लाइफ दिखाई देता है। आखिरी एक्ट की शुरुआत अंधेरे में होती है, ऑर्फनेज में आग लग चुकी है और वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। ये सिंबल है झूठी लेगेसी के खत्म होने का जो मिस एल्विंग ने बनाई थी। मेंडर्स डर जाता है कि उसका नाम अब खराब होगा और इसका फायदा उठाकर जैकोब एंगस्ट्रैंड उसे ब्लैकमेल करता है और उससे पैसे लेकर अपने सेलर्स होम बनवाने का वादा करवा लेता है। घर के अंदर मिस एल्विंग आखिरकार सारी सच्चाई उगल देती हैं। वो बताती हैं कि ऑसवर्ल्ड और रिग्निया एक्चुअली हाफ सिबलिंग्स हैं क्योंकि दोनों का बाप कैप्टन एल्विंग है। ये सुनते ही रिग्निया का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। वो ऑसवर्ल्ड को तुरंत छोड़ देती है क्योंकि अब उसके लिए ऑसवर्ल्ड से शादी करके ऊपर उठने का रास्ता बंद हो गया था। वो एक बॉर्थल की तरफ चली जाती है। अब मिस एल्विंग और ऑसवर्ल्ड अकेले बचे हैं। ऑसवर्ल्ड अपनी माँ को मॉर्फिन की गोलियां दिखाता है और उनसे वादा लेता है कि जब उसकी हालत सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन की वजह से बिल्कुल बेकार हो जाए तो वो उसे यूथनेजिया यानी मौत दे दे। प्ले के आखिरी सीन में सूरज निकलता है, लेकिन ये सूरज उम्मीद का नहीं है। ऑसवर्ल्ड की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है। वो एक बच्चे की तरह टोनलेसली कहता रहता है द सन द सन। मिस एल्विंग बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपने बेटे को जहर दे या फिर उसे तड़पने दे। और कर्टेन्स गिरते हैं और प्ले एक बहुत ही बड़े एथिकल इम्पास के साथ खत्म हो जाता है। समरी के बाद अब वक्त है इस मास्टरपीस की गहराइयों को समझने का। घोस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि 19th सेंचुरी सोसाइटी का एक क्लिनिकल पोस्टमार्टम है। तो चलिए इसके मेजर थीम्स एंड सिंबल्स को एनालाइज करते हैं। प्ले का टाइटल घोस्ट सिर्फ ऑसवर्ल्ड की बीमारी के लिए यूज नहीं किया गया। मिस एल्विंग एक जगह कहती हैं कि हम सब घोस्ट हैं। उनका मतलब है कि वो डेड बिलीफ्स और आउटडेटेड प्रेजुडाइसेस जो हमने अपने बुजुर्गों से इनहेरिट किए हैं। ये वो पुरानी मोरालिटी है जो आज के वक्त में सड़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसे ढो रहे हैं। इब्सन ये दिखाते हैं कि जब तक हम इन पुराने घोस्ट को खत्म नहीं करेंगे कि हमारी प्रेजेंट लाइफ को पॉइजन करते रहेंगे। पुराने ग्रीक प्लेस में फेट यानी नियति सब कुछ तय करती थी, लेकिन इब्सन ने उसकी जगह साइंस और हेरिडिटी को रखा है। ऑसवर्ल्ड का सिफिलिस एक बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है उसके पिता के गुनाहों का। ये साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म है, यानी अपने जीन्स और एनवायरनमेंट से आप भाग नहीं सकते कभी भी। ऑसवर्ल्ड अपने बाप के डिसोल्यूट लाइफ का एक डेड इमेज बन जाता है, जो दिखाता है कि सिंस ऑफ द फादर हमेशा अगले जनरेशन को तबाह करते हैं। पेस्टर मेंडर्स इस प्ले में हिपोक्रेसी का चेहरा है। उनके लिए इंटीग्रिटी से ज्यादा पब्लिक इमेज इंपॉर्टेंट है। वो मिस एल्विंग को वापस उसके एब्यूसिव पति के पास भेज देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्यूटी और सोशल नॉर्म्स ऐसा कहते हैं। प्ले दिखाता है कि कैसे बर्जवा सोसाइटी अपने रेस्पेक्टेबिलिटी की चद्दर के नीचे कितनी गंदगी छुपा कर रखते थे। ऑसवर्ल्ड पेरिस से लिविस ग्लेडे यानी जॉय ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। उसका मानना है कि काम और जिंदगी खुशी के लिए होनी चाहिए, वहीं नॉर्वे में सिर्फ ड्यूटी का बोझ है। मिस एल्विन को आखिरकार रियलाइज होता है कि उनके सेंक्टिमोनियस यानी उनके धर्म परायण एटीट्यूड ने उनके पति के जॉय ऑफ लाइफ को एकदम कैरेक्टरलेस जिंदगी, सेक्स और शराब में बदल दिया। प्ले का सिंबोलिज्म भी बहुत पावरफुल है, आइए इसको भी देखते हैं। रेन एंड मिस्ट इसमें दिखाया गया है। पूरे प्ले में नॉर्वे की सीजलेस रेन मॉरल स्टेग्नेशन और छुपाए हुए राजों की घुटन को दिखाता है। द ऑर्फनेज फायर, ये आग मिस एल्विंग के झूठ को क्लेंज यानी साफ करती है। ये दिखाती है कि कैप्टन एल्विंग की झूठी महानता का कोई वजूद नहीं बचा है। द सन, आखिर में जब सूरज निकलता है तो वो उम्मीद की किरण नहीं बल्कि अनमिटिगेटेड हॉरर लाता है। वो दिखाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और ट्रुथ ने सब कुछ राख कर दिया है। तो दोस्तों, हेनरिक इब्सन का घोस्ट एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाता है कि क्या हम सच में आजाद हैं या हम सिर्फ अपने पास्ट और सोसाइटी की बनाई हुई दीवारों के गुलाम हैं। इब्सन ने 1881 में ये प्ले लिखकर सोसाइटी को एक आईना दिखाया था और हैरानी की बात यह है कि आज भी मेंडर्स जैसे लोग और मिस एल्विंग जैसी मजबूरियां हमारे आसपास मौजूद हैं। इब्सन को अक्सर फादर ऑफ फेमिनिस्ट ड्रामा भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मिस एल्विंग के जरिए एक औरत के इंटरनल स्ट्रगल और पेट्रियार्की के खिलाफ उसकी साइलेंट रेबेलियन को कितनी खूबसूरती से पेश किया था इस प्ले के अंदर। उम्मीद है आपको घोस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स बच गए इस प्ले को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।